हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लाइक स्टडी चैनल। ये पॉलिटी जीएस प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज है जिसके अंतर्गत हम पॉलिटी के क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर 1 में भी हमने भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन किया था। इस चैप्टर में हम संवैधानिक विकास के साथ साथ उद्देशिका से रिलेटेड भी क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इस तरह हम पूरी पॉलिटी सिलेबस का ऑप्शनल तौर पर प्री एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो मिलते जाए। और ये खंड शिक्षा अधिकारी और किसी भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो प्रांतीय क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैंने इसमें वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है उन्हें ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस को लिया है। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है? देखिए, पहले क्वेश्चन है आपने प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष को पढ़ा जो कि सरदार वल्लभ भाई हैं, और दूसरे क्वेश्चंस में आपने संघ संविधान समिति के अध्यक्ष का पढ़ा जो संविधान सभा से रिलेटेड थी। उसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से आपको याद करना है। प्रांत आएगा तो सरदार वल्लभ भाई, और संघ संविधान समिति पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद को कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई? तो एक अधिनियम था, पिट्स का अधिनियम 1782। कई बार ये भी पूछ लेते कि अधिनियम कब आया, या कॉलम में मिलाने को दे देते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट दे देंगे 1773 पिट्स का, तो आपको मिलाना होगा। तो 1782 का पिट्स का अधिनियम के तहत नियंत्रण परिषद, कई बार इंग्लिश में भी लिखा ही रहता है, हिंदी में नहीं लिखा रहता, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसलिए मैं आपको इंग्लिश नाम भी बता दे रही हूँ, की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को भारत की जो विधान परिषद थी उसको बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? इससे पहले हमारी जो भारतीय विधान परिषद के सदस्य थे ना, उन्हें राजनीतिक अधिकार के तहत सभा में बैठने का तो अधिकार था, लेकिन किसी तरह की आर्थिक गतिविधियों में या इम्पोर्टेंट कानून में बहस करने का अधिकार नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पहली बार कुछ भारतीयों को मिला बजट पर बहस करने का, और ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है, बहुत है, क्योंकि पहली बार भारतीयों को ये अधिकार दिया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार लॉ मेंबर कौन सदस्य की नियुक्ति कब की गई? एग्जाम में बहुत बार आता है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार्टर अधिनियम 1833। तो एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो कई बार पूछ लेंगे चार्टर अधिनियम और सन लिख देंगे, जैसे पिट्स का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, आपको कॉलम में मिलाना होगा इस तरह से। तो जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, पिट्स का हो गया, अभी मैंने आपको पिट्स का अधिनियम अभी आपको मैंने बताया 1782। इसी तरह से चार्टर 1833 क्वेश्चन आ जाते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आपको सब याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर 1883 एल्बर्ट बिल विवाद क्या है? आपने सुना होगा, ये बहुत ही फेमस है, कई बार छोटा सा एग्जाम में पूछ लेता है, मेंस में भी और ऑप्शनल में तो पूछता ही है। और तो आपको पढ़ना है। एल्बर्ट बिल विवाद था ये 1883 में आया था। पहले क्या होता था कि जो हिंदुस्तानी भारतीय जज होते थे, इन्हें यूरोपीय लोगों के मुकदमों को सुनने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन इस बिल के माध्यम से भारतीय जज को भी यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया। लेकिन जब यह बिल आया तो इसका यूरोपीय लोगों ने बहुत विरोध किया
कि ये एक भारतीय हो के हमारे मुकदमे सुनेंगे, हमारी इतनी बेइज्जती, काले लोग गोरे लोगों की फैसले मतलब सुनेंगे, फैसला देंगे। तो ये बिल वापस ले लिया गया था और काफ़ी फेमस है। इसे 1883 में इल्बर्ट बिल था। भारतीय जज को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में विवाद होने पर इसे वापस ले लिया गया इस बिल को। ठीक है, तो अगला है 7वां नंबर का क्वेश्चन। भारत का वह क्षेत्र जहां से संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कहाँ से आए थे, आपको टिक करना होगा ओनली बम्बई प्रेसिडेंसी ऑप्शन पर। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए मैंने सीरीज़ बनाई है। किसी भी स्टेट पीसीएस का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं या खंडीय शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अकेले पढ़ना अच्छा नहीं होता है। और इसके बाद अब हम संवैधानिक विकास के बाद हम अब प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना क्या होती है? संविधान की आपने पढ़ाई होगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इतना मतलब काफ़ी लंबी है, आप लोग को प्रस्तावना याद होनी चाहिए, पढ़ लीजिएगा। संविधान का कौन सा जो भाग है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सोचेंगे इतना आसान सा क्वेश्चन है ये तो, लेकिन ये आसान सा नहीं है। कई बार एग्जाम में स्टूडेंट इसे गलत करके आ जाते हैं। इसके साथ एक ऑप्शन दे देता है प्रस्तावना के साथ मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो लोग सोचते हैं इसी से होगा धर्मनिरपेक्ष, लेकिन भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किया गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत को घोषित किया गया है प्रस्तावना में, इसलिए इसका सही ऑप्शन आंसर होगा प्रस्तावना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? अब ये पीटी एग्जाम हो या मेंस हो या इंटरव्यू, खास करके इंटरव्यू हो और पीटी हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उस दृष्टि से ये आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए पूछा जा सकता है। तो प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? देखिए यहाँ पे प्रस्तावना, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पहले क्वेश्चन पे ऐसे टिक कर लीजिए और किस प्रकार की स्वतंत्रता, अब फिर उसके बाद जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उन्हें पढ़िए। तो आपको टिक करना होगा आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन। देखिए जब आप पीटी एग्जाम में जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है, ऑप्शन तो बाद में, और क्वेश्चन पढ़ते समय जो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा रही है उसको लाइन करना जरूरी है। और कई बार बच्चे नहीं वर्ड को नहीं देखते हैं और है का करके कई बार क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। ये प्रस्तावना में ही बताया गया है भारत को ना लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो गणतंत्र क्या होता है ये आपसे, देखिए गणतंत्र का सवाल मेंस में पूछा जा सकता है, पीटी में तो पूछा ही जा सकता है और इंटरव्यू में भी, कि भारत में गणतंत्र से तात्पर्य यह है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। और गणतंत्र का प्रधान कौन होता है आपको ये पता होना चाहिए, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा डायरेक्ट तो नहीं चुना जाता, लेकिन वह भी परोक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। इसलिए भारत में एक गणतंत्र है, यहाँ किसी भी तरह का वंशानुगत शासन नहीं है। आपके लिए मैं मेंस से भी पॉलिटी का अलग से विस्तार से वाले वीडियो भी बनाऊंगी। अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये प्री से आधारित वीडियो सीरीज़ है। ठीक है, और मैंने आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के भी वीडियो बनाए हैं, वो मेंस के लिए है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, 42वां संशोधन कहते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये सन था 1976। ये सन भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
अब भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? तो आंसर होगा उद्देशिका। अब आप ये सोचेंगे इतना ईजी है तो उद्देशिका है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ना ऑप्शन के तौर पे मौलिक अधिकार लिख देते हैं और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी ऑप्शन में दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, और स्टूडेंट कंफ्यूज होके क्वेश्चन गलत चूज करके आ जाते हैं ऑप्शन। तो आपको संविधान की आत्मा अगर पूछा जाएगा तो आपको कहना है उद्देशिका होती है। एकदम सटीक आंसर है, बहुत ही इजी आंसर है और इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन आपके तैयार होने जा रहे हैं। पॉलिटी के कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? भारत की प्रस्तावना में भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। और कल्याणकारी राज्य, अब ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है, ठीक है, अभी सिर्फ प्री तो देना नहीं है, मेंस भी देना है, तो ठीक से पढ़िए। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करना लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। और लोक कल्याणकारी राज्य में निजीकरण कम, सार्वजनिकरण ज़्यादा होता है। मतलब संसाधन के उस पर राज्य का अधिकार ज़्यादा होता है और वह अपने देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाता है। और जैसा कि भारत में ऐसा होता है, इसलिए भारत क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य है भारत, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 14वां, 26 नवंबर 1949। पहले आप ये समझ लीजिए, जो 26 नवंबर 1949 की डेट है, इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, जो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, वो मैंने बनाए भी नहीं है और वो पूछे भी नहीं जाते हैं। मैं ऐसे ही आपको बता दूंगी बीच बीच में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या सम्मिलित नहीं था? तो मैंने बताया है आपको, 42वें संवैधानिक संशोधन के 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ये बने हुए संविधान में नहीं था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपकी तैयारी एग्जाम से पहले हो जाए, ठीक है। संविधान में भारत का क्या नाम लिखा है? और मैं आप बता दूं, इस समय करंट में काफ़ी चर्चित है। क्यों चर्चित है? जनहित याचिका डाली गई है लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कि प्लीज़ आप ये इंडिया शब्द को हटा दीजिए। ये हमें आज भी ऐसा लगता है गुलामी, हम किसी की गुलाम है क्या? ये इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया था, तो प्लीज़ इसे हटा दीजिए। और ये विचार चल रहा है, शायद हट भी जाए और हमारा देश से भारत हो जाए। लेकिन संविधान में भारत के लिए आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया इस पर्पज से क्योंकि ये चर्चा में है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? आप बताइए, किया जा सकता है कि नहीं? तो इसका आंसर होगा यस। यस, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टोरी है। एक केशवानंद भारती केस में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन है, अब संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है संविधान में? तो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि संशोधन का, लेकिन बता दिया मैंने आपको। तो इन्होंने केशवानंद भारती केस था, उसमें ये दिया कि संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते, लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा कि संविधान का मूल रूप ही परिवर्तित हो जाए या प्रस्तावना का मूल रूप ही परिवर्तित हो जाए। इस शर्त पे संशोधन किया जाएगा। इसे प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया और कहा गया कि ऐसा कोई भी संशोधन हम स्वीकार नहीं करेंगे कि वह प्रस्तावना के मूलभूत स्वरूप का ही समाप्त कर दे। जैसे मूलभूत स्वरूप हो गए, संप्रभुता है, पंथ निरपेक्षता है, समाजवादी है, लोक कल्याणकारी है, ये समाजवादी है, ये कोई भी हटा नहीं सकता है, चाहे कैसा भी आप संशोधन करेगी व्यवस्थापिका, लेकिन इस तरह का संशोधन नहीं कर सकती है। हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वह संविधान की संरक्षक है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है हमारी न्यायपालिका को।
वह किसी भी ऐसे संशोधन को या अमेंडमेंट को निरस्त घोषित कर सकती जो संविधान के खिलाफ है। तो इस लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए हैव ए गुड डे, गुड बाय, सी यू, अच्छे से रहिए, बाय बाय, थैंक यू।